प्रिय विद्यार्थियों, हम नाटक के तत्वों पर बात कर रहे थे और इससे पिछले वीडियो में हमने नाटक के अर्थ एवं परिभाषा तथा नाटक के दो तत्वों कथा, वस्तु और पात्रों के बारे में बात की। आज हम नाटक के अन्य तत्वों के बारे में बात करेंगे। नाटक का तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। नाटक के पात्रों के बीच आपस में होने वाली बातचीत को, वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। नाटक में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नाटककार के पास कहानीकार या उपन्यासकार की भांति अपनी ओर से कुछ कहने का अवसर नहीं होता है और इस कारण नाटक में संवाद ही कथानक को आगे बढ़ाते हैं, उसका विकास करते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण भी संवादों के माध्यम से होता है और नाटक में रोचकता का समावेश है, वातावरण की सृष्टि है, वो सभी संवादों से ही होती है। भारतीय नाट्य शास्त्र में संवादों को वाचिक अभिनय के अंतर्गत माना जाता है। संवाद के तीन प्रकार माने गए हैं: सर्व श्राव्य, नियत श्राव्य, अश्राव्य। सर्व श्राव्य का अर्थ है ऐसे संवाद जो सबके सुनने के लिए होते हैं, वो सर्व श्राव्य है। नियत श्राव्य वे संवाद जो कुछ निश्चित पात्रों के सुनने के लिए होते हैं। नियत का मतलब निश्चित है, तो कुछ निश्चित पात्रों के सुनने के लिए होते हैं, वो नियत श्राव्य होते हैं। और ये दो प्रकार से होते हैं: अपवारित और जनांतिक। अपवारित जिससे बात नहीं कहनी होती है, उसकी ओर पीट करके बात कही जाती है। और जनांतिक में जिससे बात न कहनी हो, उसके सामने तिरपताका से आपसे बीच की तीन उंगलियों को उठा करके हाथ करके अन्य पात्रों से बात की जाती है। तो नियत श्राव्य जो संवाद है, उनकी अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। अश्राव्य वो संवाद जो किसी के सुनने के लिए, सबके सुनने के लिए नहीं होते हैं और ये स्वगत या आत्मगत है। तो अश्राव्य जिनको सुना नहीं जा सकता, तो जो पात्र खुद आत्मचिंतन करता है, खुद अपने आप से बात करता है, उसके अंतःकरण में उठने वाली विचारधारा का प्रकाशन जहाँ होता है, जिसे वक्ता स्वयं ही जानता है, वो अश्राव्य संवाद होता है। संवाद की कुछ विशेषताएं होती है कि संवाद, चूंकि नाटक दृश्य विधा है, अतः संवाद रंगमंच की विशेषताओं से युक्त होनी चाहिए। दूसरी, संवाद पात्र, परिस्थिति, प्रसंग व समय के अनुरूप होने चाहिए। नाटक में जिस प्रसंग का, युद्ध का प्रसंग है, तो वहाँ के संवाद उसके अनुरूप होने चाहिए। और अगर राज दरबार का स्थान है, दृश्य है, तो वहाँ के संवाद वहाँ उसके अनुरूप होने चाहिए। संक्षिप्त होनी चाहिए संवाद, सरल होने चाहिए, और रोचक और प्रभावपूर्ण होने चाहिए। क्योंकि नाटक दृश्य विधा है, तो संवाद जितने सरल होंगे उतने ही दर्शकों को, पाठ जो है श्रोताओं को आसानी रहेगी। संवादों की भाषा पात्र एवं परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। जैसा पात्र है उसके अनुसार ही उसके संवादों की भाषा होनी चाहिए। अंग्रेज पात्र से जो है ठेठ देशज राजस्थानी भाषा की बात करवाना जो है वो उचित नहीं है। देश काल एवं वातावरण। नाटक में वर्णित कथा वस्तु या घटनाओं का संबंध जिस समय और स्थान से होता है, उसे देश काल कहा जाता है। देश काल में वैसे भी दो शब्द, देश और काल। नाटक में जो कथा वस्तु ली गई है, वो किसी न किसी स्थान से संबंधित है और किसी न किसी काल से संबंधित है। तो नाटक को विश्वसनीय बनाने के लिए, उसमें स्वाभाविकता, सजीवता लाने के लिए जरूरी है कि नाटककार युगीन घटनाओं का यथार्थ परिवेश चित्रित करे और युगीन संदर्भों को नाटक में रूपायित करने के लिए नाटककार को देश काल के अनुरूप ही पात्रों की वेशभूषा, समाज, संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन, भाषा का चित्रण करना चाहिए।
तभी नाटक में सजीवता, यथार्थता, स्वाभाविकता और विश्वसनीयता आती है। इसको यूं समझे आप उदाहरण से कि जैसे मुगल कालीन अगर कोई नाटक है जिसकी कथा वस्तु मुगल काल से ली गई है, तो मुगल दरबार से ली गई, तो मुगल दरबार की जो वेशभूषा है उसका उसमें समावेश होना चाहिए। मुगल काल के मुस्लिम समुदाय में जो खान पान, आचार विचार, उनका जो पहनावा है, उनकी जो भाषा है उसका उसमें समावेश होना चाहिए। उनकी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों की प्रधानता होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि नाटक में क्या होगी, सजीवता, और पाठक को, सॉरी, दर्शक को लगेगा कि नाटक जो है विश्वसनीय है। उसमें नाटक में विश्वसनीयता आ जाती है। दर्शक को वो विश्वसनीय लगता है कि हाँ, ये मुगल काल का, ये मुगल दरबार का चित्र है। अंग्रेजों के समय का अगर कोई नाटक है तो उसमें फिर उसी तरह की वेशभूषा, उसी तरह का समाज, उनकी अप्रूव्ड जो सूट बूट की वेशभूषा है उसका चित्रण होना चाहिए। देश काल के निर्वहन के लिए ग्रीक आचार्यों ने संकलन त्रय का विधान किया था, और संकलन त्रय में क्या है कि 3 का संकलन होता है: काल, कार्य और स्थान। इसका अर्थ यूं होता है कि का स्थान, काल और कार्य की एकता होनी चाहिए। किसी नाटक में वर्णित जो घटनाएं हैं वो किसी एक स्थान से संबंधित हो, एक ही समय में घटित हुई हो, और एक ही प्रकार के क्या कार्य व्यापार से संबंधित हो। और देश काल और वातावरण की सृष्टि के लिए भारतीय नाटकों में यवनिकाओं का और मंच सज्जा का प्रयोग किया जाता है। यवनिकाओं यानी पर्दों के द्वारा, चित्रों के द्वारा विभिन्न स्थानों के दृश्य और घटनाओं के प्रदर्शन से देश काल का निर्वाह भारतीय रंगमंच की परंपरा में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम रामलीला की बात करें तो रामलीला, रासलीला का जब चित्रण किया जाता है, विशेष रूप से रामलीला का जब चित्रण किया जाता है, तो रंगमंच पर पर्दों को प्रतिदिन बदला जाता है। उसका कारण है कि उसमें दिखाई जाने वाली घटना जिस स्थान से संबंधित है, उस स्थान की सृष्टि, उस स्थान की सर्जना, उस स्थान को चित्रित करने का कार्य वो पर्दा करता है। जैसे अयोध्या के महल का है तो उस दिन महल का चित्र होगा, और अगर जंगल में राम चले जाते हैं तो उसके बाद जो यवनिका होगी, जो पर्दा होगा, उसमें जंगल का दृश्य चित्रित होगा। आज वैज्ञानिक युग है, और विज्ञान और तकनीकी के इस युग में मंच सज्जरा में बहुत से परिवर्तन आ गए हैं, संवादों में भी बहुत से परिवर्तन आ गए हैं, और तकनीक की सहायता से ऐसे रंगमंच की व्यवस्था की जाती है कि उसमें बहुत विश्वसनीयता आ जाती है। भाषा शैली, भाषा भावों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, और अभिव्यक्ति का ढंग जो है वो शैली कहलाता है। नाटक दृश्य विधा है, और दर्शक संवादों के द्वारा ही कथ्य को ग्रहण करता है, अभिनय उसको हृदय में उतारने का कार्य करता है। तो नाटकों की जो भाषा है वो सरल, रोचक, अभिनय के अनुकूल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पात्र, प्रसंग, स्थान व काल के अनुसार होनी चाहिए। जिस तरह का पात्र है उसकी वैसी ही भाषा होनी चाहिए। जैसे संभ्रांत वर्ग का या संभ्रांत कुल का पात्र है, उच्च कुल का पात्र है, तो उसकी भाषा में कुलीनता होनी चाहिए। और एक साधारण जन का जहाँ नाटक में वर्णन हो, चित्रण हो, तो उसकी भाषा में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पात्र अगर अंग्रेज वर्ग का या अंग्रेज समाज से है तो उसकी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, और अंग्रेज पात्र के द्वारा देशज भाषा का प्रयोग अनुचित है। इसी तरह से एक साधारण पात्र के द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी जो
किसान मजदूर वर्ग का पात्र हो, अनुचित हो जाता है। प्रसंग के अनुसार होनी चाहिए, जैसा प्रसंग चल रहा है, शांति काल की भाषा अलग है, युद्ध की भाषा अलग है। स्थान के अनुसार होनी चाहिए कि स्थान कहाँ का है। एक साधारण किसान मजदूरों का समाज है, झुग्गी झोंपड़ियों का समाज है, तो उसकी भाषा का स्तर निम्न होगा। इसी तरह राज दरबार की या जो है शासक वर्ग की भाषा, शासक वर्ग का शासन वर्ग से संबंधित स्थान है, तो उसकी भाषा का स्तर उच्च होगा। तो भाषा पात्र प्रसंग स्थान और काल के अनुसार होनी चाहिए, काल के अनुसार भी होनी चाहिए। ये प्राचीन काल की का नाटक है, जिसकी कथा वस्तु प्राचीन काल से संबंधित है, तो उसमें संस्कृत से संबंधित शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। मध्यकाल से संबंधित अगर कोई नाटक है, तो मुसलमानों के प्रभाव के कारण अरबी फारसी का ज्यादा प्रयोग रहा, तो अरबी फारसी उर्दू के शब्दों से मिश्रित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और आधुनिक काल में अंग्रेजी समुदाय के समय अंग्रेजों के शासन काल का कोई नाटक है, जिसमें अंग्रेजों का कोई पात्र है अंग्रेज, तो फिर उसके द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो पात्र प्रसंग स्थान और काल के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए। शैली प्रसंग के अनुरूप भावात्मक, प्रतीकात्मक, आवेगात्मक या हास्य व्यंग्यपूर्ण शैलियों का प्रयोग किया जा सकता है। उद्देश्य भारतीय नाट्य शास्त्र में तो नाटक का या काव्य का उद्देश्य जो है पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम की मोक्ष की प्राप्ति माना गया है। इसके साथ साथ भारतीय आचार्यों ने आदर्श जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा भी नाटक का उद्देश्य माना है। एक आदर्श उपस्थित करना दर्शकों के सामने, समाज के सामने, वो नाटक का उद्देश्य माना। साथ ही रस संचार, रस निष्पत्ति, रसानुभूति को भारतीय काव्य शास्त्रज्ञों ने नाटक का उद्देश्य माना है। भरत मुनि ने लिखा भी है कि न ही रसादृते कसिजत अर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के अभाव में नाटक में कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार नाटक जीवन की मीमांसा है, जीवन की व्याख्या है, और इस कारण पाश्चात्य दृष्टिकोण में यथार्थवादी नाटकों का चित्रण होता है, जिनमें जीवन संघर्ष की यथार्थ स्थिति अभिव्यक्त होती, और इस कारण पाश्चात्य दृष्टिकोण के प्रभाव स्वरूप आजकल हिंदी में भी यथार्थवादी नाटकों की रचना हो रही है, जिन नाटकों में जीवन की व्याख्या की जाती है, जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है, उनका संभावित समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण और एक संभावित समाधान, एक संभावित समाधान नाट्यकार की दृष्टि में क्या हो सकता है, उसका उसमें चित्रण होता है। और इसकी पूर्ति के लिए नाटककार विभिन्न विशिष्ट पात्रों, उनके विशेष क्रियाकलापों, विशेष घटनाओं और विशेष परिस्थितियों का संयोजन करता है। मानवीय संवेदनाओं और मानवीय सहानुभूति का विस्तार एक अच्छे नाटककार का उद्देश्य हमेशा से रहा है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार ये 6 नाटक के उद्देश्य हैं। क्योंकि आजकल नाटक, वैसे तो नाटक दृश्य विधा है, दृश्य काव्य है, इस कारण अभिनय उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, परंतु आजकल बहुत से नाटक केवल पढ़ने के लिए भी लिखे जा रहे हैं। फिर भी नाटक में अभिनय के महत्व को कम नहीं किया जा सकता, इसलिए हम नाटक के तत्व अभिनय पर भी बात करते हैं। नाटक की रचना ही रंगमंच पर अभिनीत होने के लिए की जाती है, और रंगमंच पर अभिनीत होने से ही नाटक की पूर्णता होती है, नाटक को सार्थकता प्राप्त होती है। अतः अभिनय नाटक का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये नाट ये ऐसा तत्व है जो नाटक को अन्य काव्य से भिन्न करता है।
जो नाटक को दृश्य काव्य की कोटि में लाता है। तो अभिनय से नाटक का घनिष्ठ संबंध है। और अभिनय का अर्थ क्या है? अभिनेता रंगमंच पर उपस्थित होकर के मूल पात्रों के कार्य व्यापार का अनुकरण करता है, उसे अभिनय कहा जाता है। तो रंगमंच पर अभिनेता जो रूप परिवर्तन, चेष्टाएं, वार्तालाप, कार्य करता है, वह सब अभिनय के अंतर्गत आता है। अभिनय कुल का अर्थ बताते हुए लिखा भी गया कि अभिनयति प्रकाशयति हृदयगत भावान, हृदयगत भावों का प्रकाशन करने का कार्य अभिनय करता है। व्यक्ति के हृदयस्थ भावों का अनुकरण कर सामाजिक को वस्तु स्थिति का साक्षात्कार कराने का जो कार्य है वो अभिनय करता है। और अभिनय में बाह्य चेष्टा मुख्य नहीं होती है, बल्कि मन के भावों की अभिव्यक्ति प्रधान होती है। और नाटककार अभिनय हेतु पात्रों के हाव भावों का उल्लेख अपनी रचना में कोष्टक में करते हुए चलता है, जिसको रंग निर्देश कहा जाता है। और जब नाटक का मंचन किया जाता है तो उससे रंग निर्देशों से उस बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि वो हाव भाव जो है वो कोष्टक में लिखता है और मंचन करते समय वैसे हाव भाव अभिनेता के द्वारा प्रदर्शित होने चाहिए। अभिनय 4 प्रकार का माना गया है: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक का अर्थ है अंगों के द्वारा, शारीरिक चेष्टाओं और अंग संचालन के द्वारा भावों की या विचारों की या अर्थ की अभिव्यक्ति जहां पर होती है वहां से आंगिक अभिनय कहा जाता है। जैसे क्रोध आने पर भ्रुकुटी का टेढ़ा होना, आंखों का लाल होना, मुखमंडल का लाल होना, ये आंगिक अनुभव है। वाचिक अनुभव शब्दों के द्वारा बोल करके, वाणी के द्वारा भाव और अर्थ का प्रकाशन जो है जहां होता है वाचिक अभिनय। पर वाचिक अभिनय कथोपकथनीय संवाद में शामिल हो जाता है। आहार्य, आहार्य का अर्थ होता है वेशभूषा, अलंकरण, आभूषण और रंगों के प्रयोग से भावों, विचारों, अर्थों का प्रकाशन आहार्य अभिनय कहलाता है। पात्रों की स्थिति, वर्ग, देश, अवस्था के अनुसार वेशभूषा का विधान किया जाता है। मैंने पहले भी ऊपर भी बात की थी, जैसे एक अंग्रेज पात्र है तो उसे सूट बूट वाली वेशभूषा, मुगल बादशाह है तो उसकी वेशभूषा अलग होगी, किसान और मजदूर की वेशभूषा अलग होगी। इसी तरह एक विधवा स्त्री की वेशभूषा अलग होगी, सुहागिन की वेशभूषा अलग होगी। शोक के समय पात्रों की वेशभूषा अलग होगी और उत्सव के समय उनकी वेशभूषा का स्तर अलग अलग होगा। तो वेशभूषा के द्वारा भी भावों का, विचारों का प्रकाशन किया जाता है। जैसे आपने देखा हो तो राजा दशरथ से वरदान मांगे थे जब रानी कैकेयी ने, तो वो कोप भवन में थी और कोप भवन में काले वस्त्र पहने। तो हर स्थिति की एक विशेष खास वेशभूषा होती है। सात्विक, सात्विक वेश अभिनय जो है उसमें हृदय के सूक्ष्म भावों का प्रकाशन, अंतःकरण के सूक्ष्म भावों, और ये भाव जो है तभी अभिनेता के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं जब अभिनेता का मूल पात्र की स्थिति से पूर्ण तादात्म्य हो जाए। ये ऐसे भाव होते हैं जिनके प्रदर्शन में कोई ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है। जैसे शेर को सामने देखते ही पसीना छूट जाता है, शरीर कांपने लगता है, ये अनैच्छिक, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। तो सात्विक जो अनुभव है वह हृदय के
आंतरिक सूक्ष्म मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जबकि आंगिक अनुभाव जो है, आहार्य अनुभाव जो है, ये बाह्य चेष्टाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो सात्विक अनुभाव 8 माने गए हैं: स्तंभ, स्वेद, कंप, रोमांच, स्वर भंग, वेथु, वेवर्णे, अश्रु और प्रलय। तो अभिनय भी नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि आज तकनीक के इस युग में अभिनय के साधनों में बहुत परिवर्तन हो गया है और मंच सज्जा और संवादों की बहुत सी जो पूर्ति है वो वैज्ञानिक साधनों के द्वारा की जाने लगी है। तो नाटक के 6 प्रमुख तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, जैसे ये 6 तत्व प्रमुख हैं। भारतीय काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अभिनय भी महत्वपूर्ण। धन्यवाद।